हेलो एवरीवन। आज हम 65 बीपीएससी में साइंस के पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने फिजिक्स के क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व करके इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। तो आइए बचे हुए केमिस्ट्री एंड बायो के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो शरीर का टेम्परेचर का रेगुलेशन हमारा हाइपोथैलेमस करता है। इसका आंसर चला जाएगा सी। मेडुला ऑब्लोंगेटा अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जैसे में आपका ब्रीदिंग हो गया, आपका हार्ट बीट हो गया, नोजिया हो गया, ठीक है, ये सब को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। आपका हाइपोथैलेमस थर्मो रेगुलेटर है, ठीक है। और सेरेबेलम जो है आपका, सेरेबेलम लिखा हुआ है, सेरेबेलम सेरेबेलम आपका लिम्ब के मसल को कंट्रोल करता है। लिम्ब के मसल को बोले तो आपका हाथ एंड पैर की मसल्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी। तो इसके लेखक हमारे चार्ल्स डार्विन जी थे, ठीक है। इसका आंसर चला जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। इन्होंने बता दिया है पहला कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, और इसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप समझिए शैवाल और कवक में और किसको नुकसान होता है, किसको फायदा होता है, या दोनों को फायदा होता है। तो देखिए शैवाल एंड कवक, इसमें दोनों को फायदा होता है, और दोनों को फायदा होता है तो हम प्लस से चिन्ह से डिनोट करते हैं। अब देखिए ये शैवाल, आपको पता होगा कि ये फोटोसिंथेसिस करके खाना खुद से बनाते हैं। तो ये शैवाल इसको पोषण देते हैं। क्या देते हैं? पोषण, मतलब खाना बना करके देते हैं। इसके बदले में कवक इसको रहने की जगह, ठीक है, सेल्टिंग बोलते हैं उसको, रहने की जगह और न्यूट्रिशन दे रहा होता है, ठीक है। तो इसमें दोनों का फायदा होता है, और इस टाइप के रिलेशन को हम म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। तो देख लीजिए म्यूचुअलिज्म कौन सा ऑप्शन है, ये चला जाएगा। पैरासिटिज्म क्या होता है? पैरासिटिज्म में एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। जैसे में एग्जांपल हम ले लें तो लाइस ऑन ह्यूमन, आपके सर में जुई होंगे, ठीक है। तो जुई को क्या है, फायदा है, और आपको नुकसान है, उसको हम पैरासिटिज्म कहते हैं। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को फायदा होता है और दूसरे को कुछ भी नहीं जाता है, उसको हम कमेंसलिज्म कहते हैं। कमेंसलिज्म के एग्जांपल बात करें तो कैटल और कैटल इरिगेट बर्ड, ठीक है। जैसे में आपने देखा होगा कि बकरी है, भैंस है, गाय है, जब वो चर रही होती है घास, तो घास के साथ साथ कुछ मिट्टी भी उखड़ जाती है, और मिट्टी में जो छुपे हुए होते हैं अर्थवर्म, केचुआ, उसे ये केटल इरिगेट बट मीन्स बगुला खा लेता है, और उसको केटल को कुछ उससे नुकसान भी नहीं होता है। तो केटल अप्रभावित रहता है, जबकि बगुला को फायदा हो जाता है। इसको हम बोल देते हैं कमेंसलिज्म। और कन्वर्जन तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में करना, उसे कन्वर्जन कहते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो पैरासिटिज्म हमने आपको समझाया, म्यूचुअलिज्म समझाया, ठीक है। कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म का एग्जांपल हमने आपको बताया लाइस ऑन ह्यूमन, कमेंसलिज्म का कैटल इरिगेट बर्ड, और ये बताया आपका। और एक और एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वेल और बारनेकल का। आपने वेल को देखा होगा, उसके ऊपर वाइट वाइट के चकते जैसे होते हैं, वो एक्चुअली चकते नहीं होते, वो बारनेकल होता है, ठीक है। वेल को उससे कोई भी नुकसान नहीं होता है, और बारनेकल को क्या मिल जाता है, बारनेकल को दूसरे जैसे में जीव से सुरक्षा मिल जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछा है कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं। जैसे में आप जहाँ रहते हैं उसे हम आवास कहते हैं, और इस आवास में आपका लिविंग, नॉन लिविंग और आपका छोटे जीव भी है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, ठीक है। तो इस टाइप के जहाँ पे आपका लिविंग तो आप है, नॉन लिविंग में जैसे में आप डेस्क पे बैठ करके पढ़ रहे होंगे, टेबल कुर्सी वगैरह होगा, ठीक है, वो नॉन लिविंग में है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो सब जगह पे होंगे ही, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है। तो जहाँ पे लिविंग, नॉन लिविंग और आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम पारितंत्र बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है, इको सिस्टम बोलते हैं। और बहुत सारे इकोसिस्टम मिल करके हमारा बायोम बनाता है। निकेत क्या होता है, एक आवास में बहुत सारे निकेत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सौर ऊर्जा मतलब लाइट को कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जो एटीपी में बदलता है। यहाँ पे चला जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट। लेकिन देखिए आपने पिछले क्वेश्चन में भी
इससे पहले जो हमने सेट सोल्व किया था उसमें लिखा हुआ था कि एटीपी कौन बनाता है, तो किस में बनता है, तो एटीपी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट साइकिल से। अगर प्लांट के बारे में बात करें तो ये लाइट एनर्जी को यूज करके उसे एटीपी में बदल देता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन पता होना चाहिए। देखिए फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन क्या होता है, 6CO2 प्लस 12H2O गिव आपका सनलाइट हो गया और क्लोरोफिल हो गया। ठीक है, क्लोरोफिल ए ले लें आप, और यहाँ पे बन जाएगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 जो ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाता है, और 6 पानी के मॉलिक्यूल भी निकलते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में बन रहा है आपका ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। ठीक है, ग्लूकोज, यहाँ पे ध्यान देंगे आपका ये शर्करा, इसको हम सुक्रोज को बोलते हैं शर्करा। ठीक है, सुक्रोज ये क्या है आपका डाइसेक्राइड है। सुक्रोज आपका ग्लूकोज ग्लूकोज प्लस फ्रेक्टोज का मिलके बना होता है। ठीक है, तो ये तो आपका नहीं है यहाँ पे। अगर आपका ग्लूकोज दिया होता है तो हम एक से ज़्यादा आंसर मारते हैं। ठीक है, यहाँ पे चला जाएगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान किस शाखा के अंदर अंतर्गत होता है। ये कह रहा है कि स्टडी ऑफ बोन को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। देख लीजिए ऑप्शन में ऑस्टियोलॉजी है। ठीक है, जियोलॉजी क्या है, इसमें अर्थ के बारे में हम पढ़ते हैं। सेरोलॉजी ये स्टडी ऑफ सीरम है। ठीक है, स्टडी ऑफ सीरम। अब आप कहेंगे कि भाई साहब सीरम क्या होता है, तो सुनिए सीरम क्या होता है। पूरे अगर ब्लड के बारे में बात करें तो ब्लड में आपका प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा, अराउंड 55% होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा हो गया आपका 55%, और बाकी जो बचा वो ब्लड कर्पसल। जैसे मैं आपका बताता हूँ, ब्लड कर्पसल में जैसे में आपका आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, आपका प्लेटलेट्स हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, और बाकी ये जो आपका ब्लड का पसल है तो इसे आप हटा दें। और जो प्लाज्मा में है, प्लाज्मा में आप क्या है आपका क्लॉटिंग फैक्टर भी है प्लाज्मा में, और इस प्लाज्मा में से आप क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दें, क्लॉटिंग फैक्टर को आप इस प्लाज्मा में से हटा देंगे तो उसी को हम क्या कह देते हैं, सीरम कह देते हैं। तो सीरम सिंपल सी बात हो गई, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को हम हटाएंगे तो ये सीरम हो जाता है, और इसी सीरम की स्टडी को हम क्या कहते हैं, सेरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ओरोलॉजी क्या है, ये स्टडी ऑफ माउंटेन। ठीक है, स्टडी ऑफ माउंटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं फोन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो देखिए ये जो वायरस है इसमें तो ये एक्चुअली कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है। ये जब बॉडी के बाहर होता है तो बिल्कुल क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये प्रोटीन होता है, और इसके साथ में कोई इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, इसमें कोई एंजाइम ही नहीं होता है, ये हमारे ऊपर अटैक करता है तो हमारे ही सिस्टम को यूज करके ये रेप्लिकेशन बना रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वायरस में आपका कोई भी एंजाइम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। देखिए ये लिम्फोसाइट का निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन के बारे में बात करेंगे तो एक प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन होता है, एक सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं। आपका प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन में बोन मैरो होता है और थाइमस होता है। ठीक है, यहीं पे आपका लिम्फोसाइट बनता है। बोन मैरो में ही आपका टी एंड बी लिम्फोसाइट बनता है, लेकिन आपका थाइमस में आपका बी का मैचुरेशन वगैरह सब बोन मैरो में हो जाता है, और थाइमस टी लिम्फोसाइट बनता तो बोन मैरो में है, बट थाइमस में इसका मैचुरेशन होता है। और जो सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन होते हैं जैसे में आपका स्प्लीन, पैर पैचेस वगैरह हो गया, यहाँ पे लिम्फोसाइट का एट्रैक्शन होता है। ठीक है, और ये एक मैच्योर सेल में बदलती है। तो ये जो तिल्ली दिया हुआ है इसको हमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। तो ये सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है, यहाँ पे निर्माण नहीं होता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिफ्रेंसिएशन होता है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं जाएगा, सही से सुन लीजिएगा, ये आंसर नहीं जाएगा, आंसर आपका बी ही होगा। ठीक है, बहुत सारे बुक में दिया हुआ था आपका ई आंसर। ठीक है,
तो ये ई आंसर इसका नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है। तो ये आपका ऑब्वियसली आपका थायरोक्सिन में ही आयोडीन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एड्स किसके कारण होता है। तो एड्स आप सभी को पता है कि एचआईवी के कारण होता है, और एचआईवी में नाम में ही लिखा हुआ है वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये वायरस के कारण होते हैं। ठीक है, बायो के क्वेश्चन 11 थे, हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं हम केमिस्ट्री के पार्ट को। ठीक है, केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा कहा जाता है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। रदरफोर्ड, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज करी थी। आइंस्टीन और हमारे सीवी रमन जी, ये दोनों क्या है, फिजिसिस्ट है, मीन्स फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक तत्व में, देखिए जब तत्व लिखा हुआ है तो आप इसे न्यूट्रल मानेंगे। ठीक है, अगर आप न्यूट्रल मानते हैं किसी को तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, 16 हो गए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी आपका कितना है, 16 है। लेकिन अगर आपका O2+ है तो इसके पास प्रोटॉन तो कितना है, 16 है, और O2+ है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ये भाई साहब से किसी ने छीन लिया एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और मान लीजिए कि O2- है तो इसमें प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, 16 ही रहेगा, और एक इलेक्ट्रॉन किसी ने दे दिया है तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका 17। तो ऐसे आप याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार लगभग पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इन्होंने बोला है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 एंड 20 है। तो तत्व के द्रव्यमान संख्या क्या है। देखिए हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि द्रव्यमान संख्या मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं, और ए में आपका क्या क्या होता है, आपका प्रोटॉन होता है और आपका न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन नहीं दिया हुआ है, लेकिन बोल रहा है एक तत्व मतलब न्यूट्रल है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 18 है, मतलब प्रोटॉन भी 18 ही होगा, तो 18 हो गया, और न्यूट्रॉन आपका 20 दिया हुआ है, दोनों को सिंपली आप ऐड करेंगे, 38 हो जाएगा आपका मास नंबर, मीन्स द्रव्यमान संख्या, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। देख लीजिए 38 कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पे चला जाएगा सिंपली सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, मीन्स लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस आपका N2O को बोला जाता है, और इसे हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। और NO2, ध्यान रखिएगा, NO2 ये आपका ब्राउन गैस है। ठीक है, ये ब्राउन गैस है, और ये आपका हंसने वाली गैस लाफिंग गैस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पानी का पीएच कितना होता है, न्यूट्रल होता है भाई साहब, इसका चला जाएगा आंसर 7। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है। देखिए ये क्वेश्चन को गलत मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बुक में जो आपका सेट है उसमें गलत आंसर भी दिए हुए हैं। इसका आंसर देखिए, इन्होंने बोला है मुख्य घटक। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक मतलब क्या है, जिसका अमाउंट ज़्यादा है। मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो देखिए CO2 का जो परसेंटेज होता है ग्रीन हाउस गैस में वो 60% होता है। आपका मेथेन का 20% होता है। यह CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 14% होता है, और बाकी जो बचा नाइट्रोजन का ऑक्साइड वो होता है आपका 6%। इसमें जल वाष्प वेपर वगैरह भी हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए ही जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही जाएगा। ये सब सारे होते हैं, नो डाउट होते हैं ये सब सारे, लेकिन इन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है मुख्य घटक कौन सा होता है इनमें, मतलब मेन कंपोनेंट कौन सा है, तो मेन आपका कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ऑक्सीजन किसमें अनुपस्थित होता है। तो देखिए केरोसिन एक क्या है, ये आपका हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मीन्स बोलें तो इसमें केवल आपका हाइड्रोजन है एंड कार्बन है, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो केरोसिन चला जाएगा आंसर। ये एक्चुअली 2 बार क्वेश्चन में पूछ लिया है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर आपका आइसोप्रीन का बहुलक है, इसका आंसर चला जाएगा ए। और ये जो स्टाइरिन भाई साहब है, ये बुना इसका मोनोमर है। ठीक है, मोनोमर ऑफ बुनाएस, बुनाएस का मोनोमर है। 1,3-ब्यूटाडाइन भी होता है, 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन मिल करके हमारा बुनाएस बनाता है। ठीक है, ये भी रबर ही है। ठीक है, प्रोटीन तो आप जानते हैं। ग्लूकोज का सूत्र बहुत ही आसान क्वेश्चन है, C6H12O6, देख लीजिए कौन सा है, ये चला जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि CO समूह का आबंध क्रम बोले तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है। देखिए अगर हम इसे डिटेल में अगर बताना चाहें तो ये MOT से सॉल्व होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, ठीक है। लेकिन आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। वैसे अगर इसको भरना है तो CO में आपका कितने इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें हो गया आपका 6, इसमें हो गया 8, टोटल 8 6 14 14 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे आप कुछ ऐसा फॉर्मूला से भर सकते हैं, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2pz, पाई 2p x बराबर पाई 2p y। ये दोनों की एनर्जी सेम ही होती है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा पाई 2p x बराबर पाई 2p y स्टार, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद आ जाएगा सिग्मा 2pz स्टार, ठीक है। जहाँ पे हमने स्टार लिखा है ये आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जहाँ पे हमने स्टार नहीं लिखा है वो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। देखिए 14 इलेक्ट्रॉन आप इसमें भर दें, ठीक है। इसमें चला जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 4 6 8 10 11 12 13 14 ऐसे भरा जाता है इलेक्ट्रॉन पाई वाले में, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपॉन 2। तो देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हमने भरा है, ये चला जाएगा 2 4 6 8 10 हो गया। इसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देख लेते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये है आपका 2 4, यहाँ पे हो जाएगा 4/2, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 6/2, इसका आंसर आ जाएगा 3। तो CO समूह का बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 हो जाएगा। लेकिन आप इतना बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप इसमें आपको टाइम लग जाएगा, और हमें एग्जाम में क्या करने होते हैं, टाइम बचाने होते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो इसी को मैं एक ट्रिक के फॉर्म में बताता हूँ। एक्चुअली आया है ये इसी से। देखिए क्या होता है, आप 14 को बीच में रखेंगे। 14 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इधर जाएं और इधर जाएं, आप घटाते जाएं, 13 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस साइड में आपको बढ़ा करके लिख देता हूँ। इधर हो गया आपका 15 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 19 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन। इधर आ जाएं आप, इधर आपका 13 12 11 और 10, ठीक है। और इसको आप 0.5 से कम करेंगे दोनों साइड, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसका 2, इसका 1.5, इसका 1, ठीक है। और उसके बाद इधर देख लें तो इसका आ जाएगा, इसका भी 2.5, इसका 2, इसका 1.5 और इसका हो जाएगा 1, ठीक है। ये ट्रिक से आप इसे फिल कर देंगे, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैं और भी एक आध एग्जांपल आपके लिए करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया, ठीक है। मान लीजिए आपका नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया, ठीक है। O2+2 का बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया, ठीक है। O2-2 का बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया। आप सिंपली ये सभी का बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन 16 है, पहले आप इलेक्ट्रॉन को गिनना सीखेंगे। इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 दूना 14 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 16 इलेक्ट्रॉन था लेकिन किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिए इससे, इसमें हो जाएगा आपका 14 इलेक्ट्रॉन। और इसमें आपका 8 दूना को 16, 17 1 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सिंपली आपका कितना आएगा, 16। देख लीजिए आपका बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, और इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका केमिस्ट्री क्वेश्चन इतना तक ही था। ये क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे और ये जो ट्रिक है आप इसे याद करके ही जाएंगे। काफ़ी सिंपल सा है, ठीक है। आपको मिड में 14 और 3 याद करना है, आगे बढ़ाना है, और पीछे भी आप 0.5 से आप कम करते जाएं दोनों साइड, ठीक है। तो यहीं तक के था आपका BPSC 65 में क्वेश्चन। आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।